हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी भी और बाल विकास सी टेट जुलाई 2025 सीडीपी आप पढ़ें और वर्ग 3 एमपी टेट के लिए तैयारी शुरू कर दे। तैयारी आपके लिए बहुत जरूरी है। रटना बंद करो, क्लास ध्यान से पढ़ो। यह हमारा वाक्य है कि रटना बंद करो। रटना नहीं है, इसमें सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने से आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप देखना। चलते हैं हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसने दी है? मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो ने, जे.पी. वॉटसन ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा गया? उनने जो 20वीं शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी कहा जाता है। पहले क्या हो गया? पहले क्या था, जो शिक्षा थी हमारी वो टीचर पर केंद्रित थी। जो टीचर हैं उन पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। उसमें टीचर भारी था। बच्चे बिल्कुल टीचर ने बोल दिया ये करो, बच्चा वही करता था। नहीं करेंगे तो टीचर डांटेंगे, पिटाई लगाएंगे। पहले ये शिक्षा थी। जो 20वीं शताब्दी आई उसमें यह शिक्षा हुई कि टीचर सिर्फ जो शिक्षक हैं वो सहयोग करता है, सहयोग करेंगे बच्चे का। और बच्चा केंद्रित शिक्षा हुई, टीचर केंद्रित नहीं हुई। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है किरो। जो एक किरो है हमारे, किरो एंड किरो, उनने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। अब बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। गर्भधारण हो गया माँ का, गर्भधारण से और जन्म के पहले तक शिशु की जो अवस्था है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम व्यस्कता कहेंगे, किशोर अवस्था कहेंगे, प्रसव पूर्व काल कहेंगे, या शैशव शिशु अवस्था कहेंगे। व्यस्क अवस्था बच्चे की जो किशोर अवस्था से और बड़ा होता है 15 ईयर से, जो बाद में ईयर होती है वो व्यस्क अवस्था होती है। आपको पता है 15 से बाद में। किशोर अवस्था 11 से और 15 तक होती है। वह क्या होती है? किशोर अवस्था। यह किशोर अवस्था होती है। शेषा अवस्था बच्चे की 0 से अलग अलग मानते हैं सभी। जो ये किरो एंड किरो हैं या वॉटसन है, सब अलग अलग मानते हैं। शेषा अवस्था शिशु की 2 वर्ष या कोई 6 महीने भी मानता है। यह होती है, क्या होती है? शेषा अवस्था। अब हमारी कौन सी अवस्था बची? प्रसव पूर्व काल। ये प्रसव पूर्व काल है ना, यह आंसर आपका ऑप्शन राइट है, सी। जो गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल। जो प्रसव मतलब डिलीवरी से होने से पहले का जो काल है वह प्रसव पूर्व काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, मध्य अवस्था, वृद्ध अवस्था। विकास के, ये आपको यहाँ बच्चा नहीं लिखा, छात्र नहीं लिखा, स्टूडेंट नहीं लिखा, मगर यह पूरा जो बाल विकास है, पेडागोजी है, जो टीचर के जो क्वेश्चन है आपके आएंगे पेपर में। आप ये बच्चे को इस रखे मतलब आपको सॉल्यूशन करना है इनका। बच्चे को रखकर ही सोचना है कि बच्चे के बारे में ही मुझको पूछ रहा है, जो भी पूछते हैं पेपर वाले। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव वाला काल कहा गया है? एक बच्चे के किस काल को अत्यधिक तनाव वाला काल कहा गया है? प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, मध्य अवस्था या वृद्ध अवस्था? इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वह होगा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था हमारे जो बच्चे की होती है वह होती है 11 से 15 ईयर। जो 11 से 15 ईयर की जो एज होती है उस एज में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। बच्चे के नए नए सपने होते हैं, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। पढ़ाई की चिंता रहती है, खेल कूद की चिंता रहती है, थोड़ा माँ बाप का भी दबाव बनने लगता है। उस एज आपको पता है 10th 9th 10th में होता है बच्चा। 10th की एज है, 10th में बच्चे के पास बहुत दबाव रहता है। तो बच्चे की दबाव तनाव का जो काल कहा गया है वह किशोर अवस्था को कहा गया है। किशोर अवस्था में उस टाइम बच्चे के हार्मोन भी चेंज होते हैं, बच्चे की लंबाई भी बढ़ती है और बच्चे के पास उसको नए नए उसे जो लगता है मुझे ये करूं वो करूं, तो उसकी तनाव की अवस्था होती है। और पेरेंट्स को उस अवस्था में बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास सिर
पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सबसे पहली बार हमने पढ़ा, हमारी समझ में नहीं आया था ये कि है लिखा क्या है। पहले तो हमको क्वेश्चन को ही अच्छे पढ़ना है और क्वेश्चन को ही समझना है कि क्वेश्चन में हमको जो एग्जामिनर है वो पूछ क्या रहा है, हमको एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। जिस समझ में आ गई आपकी में, फिर आप ऑप्शन तो हल समझ लोगे कि इसमें से क्या सही है। क्या पूछा है हमको, विकास में सब में विकास बच्चा नहीं दिया, बात छात्र की चल रही है, बात बच्चे की चल रही है, ये बात ध्यान रखना। विकास का सिर पदामुख दिशा सिद्धांत ये सब दिया है, इसका ध्यान रखना। सिर, ये लिखा है सिर, ये लिखा है पदा विमुख। हम ऑप्शन देखेंगे, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। जो विकास का जो सिर पदामुख दिशा है वह कहाँ होती है, वह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है विकास बच्चे का, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की कार्य की ओर होता है। पढ़ाई में कहते वो अलग बात है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है बच्चा, मगर इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, वह है आपका सिर से पैर की ओर। यहाँ कुछ अलग ही पूछा है, सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, मतलब बच्चे का सिर से पहले जो बच्चा गर्भ में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे का पहले सिर बनता है, पहले बच्चे का सिर बनेगा और सिर के बाद जो सिर की आकृति के बाद फिर बच्चे का और बॉडी पार्ट्स बनते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है? उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। यह प्रश्न हमको क्या बता रहा है, प्रश्न को समझे पहले। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शा रहा है, ये हमको देखना है। ऑप्शन पढ़े। क्या क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक असतत प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है, भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव है, प्रकृति और पोषण पर बहस है, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा है? यह देखना है इसमें से जो राइट ऑप्शन है वह क्या है। यहाँ बात किस बात की चल रही है, अनुवांशिकता की भी बात चल रही है, हमको देखना है किसकी बात चली, अनुवांशिकता। एक तो अनुवांशिकता की बात चल रही है, दूसरी बात माता पिता के प्रारंभिक अवस्था की बात चल रही है। यहाँ अब हमको देखना है इसका जो राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका सी। सी क्यों होगा, प्रकृति और पोषण पर बहस चल रही है। क्या चल रही है, अभी नेक्स्ट क्लास जो पहली क्लास हुई है उसमें देखना, उसमें भी यही क्वेश्चन था कि एक लड़की एक लड़का बात कर रहे थे कि बच्चे की किस प्रकार की बात हो रही है, बच्चा वंशानुगत से बड़ा सही समझता है या वातावरण से, तो दोनों से मिलके बच्चा सही समझ पाता है। इसलिए प्रकृति और पोषण पर बहस चल रही है, प्रकृति भी जरूरी है, बच्चे का खान पीन भी जरूरी है। तो यह आंसर आपका जो क्वेश्चन है वो सी राइट है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण बायक हो सकते हैं? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब इन चारों में से कौन से समाजीकरण के गुण बायक हो सकते हैं? ये भी समझना है, जब छोटे थे तो ये पता नहीं चलता था, निम्नलिखित क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। निम्नलिखित कौन है, निम्नलिखित क्या है, तो क्वेश्चन को समझना सीखें पहले, बस क्वेश्चन समझने लगे, जब हम क्वेश्चन समझने लगते तो आंसर अपने आप आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक क्या होता है, एक होते हैं मुख्य वाहक, एक होते हैं गौण वाहक। मुख्य वाहक इसमें कुछ कोई कार्य ऐसा है कि उसमें कुछ चीजें मुख्य हैं और कुछ चीजें थोड़ी कम मुख्य है, उन्हें गौण वाहक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण, समाजीकरण के बारे में पूछा है हमको। समाजीकरण के से बच्चों का समाजीकरण होता है, बच्चों का, बच्चे सबसे मिलते हैं जुलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उसमें कौन सा हमको गौण भाग, थोड़ा कमजोर एक ऑप्शन है वो देखना है। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और पास पड़ोस, परिवार और रिश्तेदार। क्या पूछा है हमको, जो परिवार और पास पड़ोस है
वो ही तो बच्चे का समाजीकरण होता है। ये तो मुख्य कारण हो गया कि जो बच्चे का विद्यालय जाता है बच्चा, वहाँ भी कुछ सीखता है। बच्चा परिवार में भी दे कुछ सीखता है और पास-पड़ोस में भी कुछ सीखता है। नेक्स्ट है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। विद्यालय में बच्चा कुछ सीखता है, निकटतम परिवार, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा यह निकटतम जो दिया है, निकटतम परिवार। निकटतम कोई ऐसा शब्द नहीं है। निकटतम तो पेरेंट्स के रूप में आ जाते हैं। निकटतम कोई परिवार के लिए कोई अच्छा मतलब कोई शब्द नहीं है ऐसा। पास-पड़ोस हो सकता है, परिवार हो सकता है, निकटतम परिवार का कोई वो नहीं होता है। इसलिए इसका जो इसमें पूछा है गौड़ वाहक मतलब जो कम मायने रखता है, वह बी इसका राइट आंसर है। बी इसका है। विद्यालय और पास-पड़ोस, परिवार और पास-पड़ोस सामाजिक होता है। विद्यालय में भी बच्चा विद्यालय में अन्य घरों से, अन्य कॉलोनी से स्कूल में बच्चे आते हैं, उनके साथ बैठता है, दोस्ती करता है, उनसे वार्तालाप होता है और स्कूल में बच्चों की टोलियाँ बनती हैं और टोलियों में बच्चा कभी मुखिया बनता है, कभी सदस्य बनता है, तो बच्चे का समाजीकरण होता है स्कूल में, विद्यालय में। और बच्चा जब बाहर कड़ के पास-पड़ोस में खेलता है, तो आस-पड़ोस में भी उसका समाजीकरण होता है। परिवार और रिश्तेदार, परिवार और रिश्तेदारों में भी बच्चे का समाजीकरण होता है। समाज में मिलेगा, रिश्तेदारों में जाएगा, बैठेगा, उठेगा, बातें करेगा, तो वहाँ भी बच्चे का समाजीकरण होता है। यह क्वेश्चन क्यों गौण सहायक है? इसमें विद्यालय तो ठीक है, विद्यालय ठीक दिया है। निकटतम परिवार के सदस्य, जो निकटतम दिया है, निकटतम परिवार का कोई ऐसा कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, निकटतम परिवार। इसलिए यह जो आपका है, वो गौण सहायक है मतलब कमजोर है, इसलिए यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या है इसका राइट ऑप्शन? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ये हमें बताना है विद्यालय और समाजीकरण में क्या सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब बच्चे का समाजीकरण होता है, वह अभी पढ़ा हमने बिल्कुल जस्ट ही इससे पहले, आस पड़ोस में भी होता है। विद्यालय में बच्चे का बहुत ज्यादा समाजीकरण होता है। बच्चा 5-6 घंटे स्कूल में बैठता है, बच्चों के साथ बातें करता है, तो यह होता है। बहुत थोड़ी भूमिका, बहुत थोड़ी भूमिका नहीं होती है, यह रॉन्ग है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। पहला मुख्य कारक नहीं है। पहला मुख्य कारक बच्चे के माता-पिता और माता-पिता के बाद जब बच्चा आस-पड़ोस में जाता है, वह बच्चे का मुख्य कारण बनता है, मुख्य होता कारक होता है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। कोई भूमिका नहीं होती, भूमिका होती है। बिल्कुल कोई भी नहीं होती है, बहुत थोड़ी भी नहीं होती है और मुख्य भी नहीं होती है। इसका जो ऑप्शन है आपका राइट है बी। कितनी होती है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय बच्चे के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बहुत थोड़ा भी नहीं है, बहुत मुख्य भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है। इसलिए तीनों ऑप्शन एकदम अलग स्पष्ट दिख जाते हैं कि एक से हैं, एक ही बात कह रहे हैं, बस। इसलिए वो जो अलग होता है, वो अलग होता है ऑप्शन। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चे का समाजीकरण से। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जब बच्चा कैसे सीखता है, किन कारणों से सीखता है, उसकी कितनी समझ हो जाती है उसमें, वो किस प्रकार से चीज को सीखता है, अनुभव कर कर, कोई चीज को छू कर, कोई चीज को देख कर या महसूस कर कर किस चीज से सीखता है, यह हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यह पियाजे कहते हैं। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। एक 0 से 2 वर्ष, दूसरी है आपकी 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15। यह 4 अवस्थाएं दी गई हैं। पियाजे के अनुसार इंद्रियों के प्रयोग से, मूर्त चिंतन से, बच्चा जब मूर्त चिंतन नहीं कर पाता 0 से 2 साल तक ऐसे कोई चीज को मतलब देख कर छू कर इतना नहीं समझ पाता, ये रॉन्ग है। अमूर्त चिंतन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। मूर्त तो थोड़ा बहुत कोई कह देंगे बेटा ये खिलौना में, ये हाथी है, ये घोड़ा है, तो थोड़ा मतलब दिखता है, मगर अमूर्त तो बिल्कुल नहीं कर पाता। भाषा के नए नए
भाषा के नए नियम सीखने के शब्दों के बोध के द्वारा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कर पाता वह। भाषा के नए नियम नहीं सीख पाता है, ना शब्दों का बोध कर पाता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, तो वह इंद्रियों के प्रयोग द्वारा इसका राइट ऑप्शन ए है। ये क्यों है? आप ये नहीं सोचे कि 2 साल का बच्चा होता है, कोई चीज़ छूकर सीख जाता है। यहाँ 2 साल के बच्चे की बात नहीं चल रही। यहाँ 0 से 2 साल के तक के बच्चे की बात चल रही है। तो उसका 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, वो बात भी यहाँ चल रही है, जब बच्चा कुछ छूकर नहीं समझ पाता। जब बच्चा की जो इंद्रियाँ होती हैं, जो बच्चे की इंद्रियाँ होती हैं, उनके द्वारा बच्चा प्रयोग करता है। बच्चा महसूस करता है, जब माँ उसे सुला जाती हैं और माँ उसके पास से जब उठ के जाती हैं, तो बच्चा महसूस करता है कि माँ मेरे पास नहीं है, बच्चा रोने लगता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, आपका बच्चा ऐसे खचुन्ने लगा, तो आप देखेंगे कि कोई चीज़ उसकी ऐसे बेड के पीछे गिर गई, कोई चीज़ सोफ़ा के पीछे गिर गई या कोई चेयर के उधर गिर गई, तो बच्चा अनुमान लगा लेता है ऐसा कि मेरी चीज़ इधर गिरी है और बच्चा उसे ढूँढने की कोशिश करता है। या उसे कहीं से आवाज़ आ रही है, तो वो सोचता है माँ इधर है, तो माँ को ढूँढने की कोशिश करता है। उसकी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उसकी जो अपनी स्किन से, आँख से, नाक से, कान से सूँघकर, आवाज़ सुनकर, जो इंद्रियों के द्वारा प्रयोग द्वारा उस चीज़ को बच्चा क्या करता है, जिसके द्वारा बच्चा सीखता है। इसलिए राइट ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन-सा है? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, ये समझे पहले। संज्ञानात्मक का मतलब होता है सृजनात्मकता। बच्चा अपसारी है, बच्चा सृजनात्मकता है, बच्चा कुछ नया सीखना चाहता है। बच्चा ऐसे नहीं कुछ चीज रट ली, रट के याद कर ली, अच्छे नंबर ले आया। बच्चा कुछ नया सीख रहा है, बच्चा कुछ सृजनात्मकता का, इस संज्ञानात्मकता सृजनात्मक एक ही शब्द होते हैं। तो वह बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है। नया सीखने वाले बच्चे को संज्ञानात्मक बच्चा बोलेंगे। अब प्याजे क्या पूछ रहे हैं कि इस सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ये 4 कथन दिए हैं, इनमें सही कथन कौन सा है जो बच्चे का क्या बताए हमको, बच्चा ऐसा दिखाए कि बच्चा कुछ नया कर रहा है, कुछ बच्चा चिंतन कर रहा है। प्याजे के जो प्याजे का तर्क है, संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बच्चे का जो अभी हमने देखा ना, प्याजे ने 4 अवस्था में बच्चे को बाँटा है। तो उन्होंने कहा प्याजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। यह तो उन्होंने नहीं कहा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तुत किए हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम बदला जा सकता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर हैं। अभी हमने बताया आपको, पियाजे ने क्या कहा? 4 चरण बताए। पियाजे ने 4 चरण बताए बच्चे के। 2 से 2 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 15, इनके अलग-अलग नाम दिए हैं। ये 4 अवस्थाएँ बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले इन्हें कहा है बी गलत है। बी में कहा है 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए, 5 नहीं किए हैं, 4 किए हैं। एक तो ये गलत हो गया आपका। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है? नहीं। इन चरणों का क्रम बदला नहीं जा सकता। बच्चा 0 से हुआ, पैदा होके बच्चा कुछ दिन तक रोएगा, फिर बच्चा थोड़ा 1-2 महीने, 15 दिन, 20 दिन का हो जाता है, तो उसकी अलग वो बॉडी होती है और फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो बच्चा करवट लेना सीखता है, फिर बच्चा बैठना सीखेगा, फिर बच्चा खचुनना सीखेगा, फिर बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। एक क्रम है। बताओ, अब आप कहोगे दीपावली है, इस बार बच्चे को जल्दी चला दो, तो बच्चा सांस्कृतिक की वजह से या कछु की वजह से बच्चे के जो क्रम है, वो चेंज नहीं किए जा सकते, वो क्रम तो अपने आप चलेंगे। तो इसलिए यह सी भी आपका रॉन्ग है। ये और रह गया आपका, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ये विकास निरंतर नहीं होता है, निरंतर तो होता है, मगर पियाजे ने अपने समझ से 4 भागों में बाँटा है कि 0 से 2 वर्ष तक बच्चे का एक अलग विकास होता है, 2 से बच्चा फिर 7 साल तक अलग विकास करता है और 7 साल से 11 साल तक और 11 से 15 साल तक। पियाजे ने इसको 4 चरणों में बाँटा है, ये निरंतर नहीं होता है, 4 चरणों में होता है, इसलिए रॉन्ग है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ बात पॉइंट की बात है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, प्रकृति ने ये दिया है। प्रकृति ने कहा है, नॉर्मल सी बात है कि सभी चरण अपने आप एक से एक चलेंगे। बच्चे के पहले जैसे मसूड़े कर रहे होंगे, फिर बच्चे के तीत आएँगे। बच्चा भई ये पहले खड़ा होना सीखेगा, तभी चलना सीखेगा। बच्चा पहले बैठना सीखेगा। ये चरण छोड़े नहीं जा सकते क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। ये चरण कैसे हैं? ये चरण स्थिर हैं।
इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कैनर। स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। जो स्कैनर थे, स्कैनर के पास एक बॉक्स था। आपने स्कैनर का देखा होगा। स्कैनर ने जो शोध किए हैं, स्कैनर ने ऐसे थॉर्नडाइक ने किए हैं, ऐसे स्कैनर ने भी शोध किया है। एक बॉक्स था उनके पास, उस बॉक्स में उन्हें चूहे पर शोध किया था। इसलिए जो इसका स्कैनर का जो राइट ऑप्शन है इनका, प्रसूत अनुबंधन के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए इसका राइट ऑप्शन है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, लेंथी वीडियो हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे बने रहें और पढ़ते रहें। आपका वर्ग 3 की तैयारी शुरू कर दे और आपका पेपर बड़ी सरलता से निकल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।